हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने स्टार्ट करा था चैप्टर नंबर 3 न्यूलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज के बारे में। ये जो चैप्टर है, और हमने बात करी थी कि जो साइट है मेहरगढ़ की इन द बलूचिस्तान, वहाँ पर इंसान वीट और बार्ले ग्रो करते थे, और मिडल गंगा वैली रीजन के आसपास इंसान जो थे वो चावल ग्रो कर रहे थे। और हमने वेस्ट एशिया की कुछ साइट्स के बारे में जाना था, जैसे कैटल हुयुक। नॉर्दर्न चाइना के अंदर ये जाना था कि वहाँ पर मिलेट ग्रो होता था। सदर्न चाइना के अंदर राइस ग्रो होता था। नॉर्दर्न चाइना के अंदर इंसान डोमेस्टिकेट करते थे पिग्स को, डॉग्स को और चिकन को, और वहीं पर सदर्न चाइना के अंदर इंसान डोमेस्टिकेट करते थे वाटर बफेलोस को, डॉग्स को और पिग्स को। तो ये चीज़ हम जान चुके हैं। अब इसके अलावा आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे जैसे वक्त आगे बीता, ठीक है, तो ये जो डोमेस्टिकेशन थी, इंसान जो पशुपालन कर रहे थे, जानवरों का तो करते ही थे, लेकिन इसके अलावा सिलेक्टिव तरीके से वो कुछ प्लांट्स को जो ग्रो कर रहे थे, ये दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी प्रैक्टिस करा जाता था। ये हम कैसे बोल सकते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इस चीज़ को अच्छे से जाना कि वेस्ट एशिया के अंदर भी हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने चाइना के बारे में भी जाना कि यहाँ पर हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये सारी चीज़ें लहूरा देव, उत्तर प्रदेश में, मिडल गंगा वैली में, बलूचिस्तान में, साउथ एशिया में ही हो रही थी। दुनिया के अलग अलग कोनों में ये जो न्यूलिथिक एज का जो आगमन था, जो कि एसोसिएटेड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ, ये दुनिया के अलग अलग कोनों में भी प्रैक्टिस हो रहा था। अब अगर हम बात करें सदर्न अमेरिकन कंट्री के बारे में, मेक्सिको। मेक्सिको के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड, तो स्पेशली न्यूलिथिक एज में, तो वो हमें कुछ एक एक्साइटिंग पिक्चर रिवील करते हैं। अब रिया, इस चीज़ की तरफ ध्यान देकर देखो कि मेक्सिको के अंदर इंसान क्या क्या ग्रो कर रहे थे। एक तो कॉर्न, बीन्स, स्क्वैश। स्क्वैश जानते हो रिया क्या होता है? ये देखो, कद्दू। स्क्वैश होता है कद्दू, ठीक है। उसके अलावा गोड्स। गोड्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम बिटर गोड के बारे में बात करें तो वो करेला होता है, ठीक है। लौकी आ जाता है उसके अंदर, तो ये करेला, लौकी, जो टिंडे वगैरह होते हैं, ये अलग अलग वैरायटी के गोड्स होते हैं। लौकी हो गया, इसको हम बॉटल गॉड कहते हैं, है ना। और ये स्पंज गॉड है। तो ये अलग अलग प्रकार के गॉड प्लांट होते हैं। जैसे मैं आपको बेटर गॉड दिखाऊं, ये होता है हमारा करेला, ठीक है। ये गॉड्स हैं। रिया, सबसे एक्साइटिंग चीज़ जानो, ये देखो, हम ये सोचते हैं ना कि एवोकाडो आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत छाया रहता है, तो ये आजकल का क्रॉप है ना। जब हम रिया छोटे थे तो एवोकाडो वगैरह मार्केट के अंदर कहीं इतना जानने को देखने को मिलता था। तो हम ये सोचते हैं कि मॉडर्न सेंचुरी का क्रॉप है ये, अभी कुछ टाइम पहले आया होगा लगभग। अगर हम इसका अनुमान लगाएं, अगर हमने आज के लेक्चर में ये वाली चीज़ नहीं सीखी होती तो हम यही बोलते ना रिया के, ठीक है हमारे इंडिया में भले लेट आया, लेकिन इस क्रॉप को आए हुए, इस फ्रूट को आए हुए दुनिया में 50 या 100 साल के आसपास ही हुआ होगा वक्त, है ना। हम हज़ार साल पीछे जाकर तो अनुमान लगा भी नहीं सकते एवोकाडो का। हमारी कोई भी जो बचपन से लेकर एनसीईआरटी की किताबें वगैरह होती हैं, एवोकाडो का कोई दूर दूर तक जिक्र भी नहीं देखने को मिलता हमें, है ना। लेकिन मेक्सिको रीजन के अंदर देखो कितनी एक्साइटिंग चीज़ है ये, कि एवोकाडोस इंसान यहाँ पर ग्रो करते थे। इसके अलावा जो चिली पेपर है वो, ये तो हो गए प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन, क्रॉप्स की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की डोमेस्टिकेशन। तो जो एनिमल्स थे जिनको यहाँ पर मेक्सिको के अंदर रहने वाले लोग जिनको डोमेस्टिकेट करते थे, पशुपालन करते थे, वो थे टर्की। अच्छा, टर्की जो होता है वो कैसा दिखता है, मैंने पहले भी दिखाया था। तो टर्की ये एक तरीके से ऐसी एक बर्ड होती है, तो ये एक तरीके से चिकन की तरह काम करती है, ठीक है। मतलब आप इसके गोश्त को इंसान मतलब खा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा
उसके अलावा डॉग्स, और यहाँ पर हनी बीज। अब रिया ये चीज़ देख रहे हो कि आजकल हमारे इंडिया में हनी बी फार्मिंग होती है ना। उस टाइम पर ये लोग हनी बी फार्मिंग करते थे। शहद शहद भी देखो देखो ना, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो देखो मधुमक्खी को खाने के लिए तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि इंसान को देखो हमेशा अपना खतरा तो महसूस होता ही है कि डंक वंक मार देगी। लेकिन इनको कहीं ना कहीं पता लग गया होगा कि जब ये पेड़ वगैरह पे जाते होंगे किसी फल को, किसी वेजिटेबल को तोड़ने के लिए, वहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है मान लो, और वहाँ पर इन्होंने कुछ धुआं वगैरह करके मधुमक्खी को हटाया, मधुमक्खी के छत्ते में गलती से हाथ मार दिया और मधुमक्खी वहाँ से भाग गई। तो ये छत्ते को एक्सप्लोर करते होंगे, मधुमक्खी के छत्ते को, जो उसका जो हनी कॉम्ब होता है पूरा का पूरा, और उसको टेस्ट करने की कोशिश करते होंगे। तो इनको एक स्वीटनेस फील होती होगी इंसानों को, मतलब कभी ना किसी इंसान ने तो एक करा ही होगा ना पृथ्वी पर। फिर इनको ये पता लगा कि क्यों ना हम मधुमक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए इस जगह पर कोई एक चीज़ लगाएं जहाँ पर मधुमक्खियाँ अगर इस वाले प्लांट के ऊपर ज़्यादातर या इस वाले ट्री के ऊपर ज़्यादातर अपना छत्ता बनाती हैं, तो हम क्यों ना अपने आसपास के जो पेड़ हैं उसमें कुछ ऐसे पदार्थ लगा दें, या फिर ऐसे वाले प्लांट को हम यहाँ ग्रो कर लें जहाँ पर मधुमक्खियाँ अट्रैक्ट होकर आए, कुछ टाइम तक वो ब्रीडिंग वगैरह करें, और भी वो अपने साथियों को बुला कर लेकर आए, और हमें फिर शहद जो है वो प्राप्त हो सके, है ना। तो यानी कि दिमाग तो काम हाई लेवल पे, हाई इंटेंसिटी पे कर रहा है। और रिया जो आजकल जो हम चीज़ें देखते हैं, जैसे स्पेशली ये दो चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना, एवोकाडो और हनी बीज। हम इसको मॉडर्न समझते हैं, लेकिन ये देखो न्यूलिथिक एज की पहचान है ये। हाँ, वो अलग बात है कि इंडिया के अंदर इसके एविडेंसेस नहीं मिलते, हमें मैक्सिको के अंदर मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इंसानों की हिस्ट्री को देखें कंट्री को साइड रखते हुए, तो ये बहुत पुराने चीज़ें हैं, ये बहुत पुरानी एक्टिविटीज़ हैं, एवोकाडो को ग्रो करना और हनी बी फार्मिंग करना, है ना। और यह यहाँ पर ये चीज़ और देख लो, हनी बी फार्मिंग को एक वर्ड याद रखना, इसको हम एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है, इसको हम एपीकल्चर कहते हैं। अच्छा रिया, फिश फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं? पिसी कल्चर, शाबाश। तो इसी सेम टाइम पर जो कम्युनिटीज़, जो पेरू कंट्री है, तो जो पेरूवियन हाईलैंड्स में जो लोग रह रहे थे वो कल्टीवेट करते थे बीन्स, गोड्स, टोमेटोस और पटेटोस, और वो डोमेस्टिकेट करते थे, पशुपालन करते थे इलामा एनिमल का और एल्पाका एनिमल का। ये मैं दिखा देता हूँ, ये है इलामा, ठीक है, ये क्यूट सा दिखने वाला ये कैसा ये एनिमल होता है, इसको हम इलामा कहते हैं। और दूसरा ये जो है वो है एल्पाका, एल्पाका एनिमल। ये कुछ इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं लग रहा है रिया कोई ये स्टफ टॉय हो जैसे घर में रखने वाला, है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया की दोस्तों अगर हम लोग बात करें, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं? जैसे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, लाओ पीडीआर, ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पर आ जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो यहाँ पर जो एक्सकवेशंस करी गई, जनरली इनमें से बहुत सारी कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ है वो आइलैंड कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर थाईलैंड में एक केव में एक्सकवेशंस करी गई थी जिसका नाम है स्पिरिट केव। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये थाईलैंड में लोकेटेड है। यहाँ पर एक्सकवेशंस के बाद आर्कियोलॉजिस्ट के सामने ये पिक्चर रिवील होती है कि बड़े सारे प्लांट की जो स्पीशीज़ है, इंसान यहाँ पर उसको ग्रो करते थे, जैसे एलमंड यानी कि बादाम, पेपर, कुकुम्बर, बीटल नट, बीन्स और पीस, मटर। बीटल नट जानते हो क्या होता है रिया? सुपारी, ठीक है, बीटल नट होता है सुपारी। और ये रही आपके लिए
तो ऑल दो इट इज़ नॉट सर्टेन कि वेदर ऑल ऑफ देम वर कल्टिवेटेड, यानी कि इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, एलमंड, पेपर, कुकुम्बर, बीटल नट, बीन्स, पीस, क्या ये सभी एक साथ कल्टीवेट होते थे? मिले तो हैं देखो, लेकिन एक साथ कल्टीवेशन होने की यहाँ पर बेसिकली उसकी तरफ राइटर यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी रेंज के वैरायटी ऑफ प्लांट रिमेन्स हमें ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर इंसान सिंपल सिर्फ फूड गैदरिंग कम्युनिटी तो नहीं थी। इट सजेस्ट मोर देन अ सिंपल फूड गैदरिंग कम्युनिटी, कि ये सिर्फ गैदर तो नहीं होते होंगे, मिलते तो होंगे नेचुरल रूप से, कुदरती रूप से, लेकिन इंसान इनमें से कुछ चीज़ें डेफिनेट तरीके से ग्रो भी करते होंगे। एविडेंसेस हमें मिले हैं, लेकिन एविडेंसेस के बेसिस पर ये पुष्टि नहीं कर सके आर्कियोलॉजिस्ट कि ये सारी की सारी चीज़ें गैदर करते थे या ग्रो करते थे, या सारा ग्रो करते थे, या इनमें से कुछ गैदर करते थे। लेकिन फिर भी आप ऐसा कह सकते हो कि गैदरिंग के साथ साथ इन सारे क्रॉप्स की ग्रोइंग भी करी जाती थी। यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यानी कि होती थी। अब अगर हम अपना रुख मोड़ें अफ्रीका में, सब सारन अफ्रीका की तरफ, जहाँ पर सारा डेजर्ट है, तो यहाँ पर हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि इंसान यहाँ पर जो पशुपालन करते थे कुछ एनिमल्स का और प्लांट्स का। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें तो यहाँ पर फिंगर मिलेट को वो लोग कल्टीवेट करते थे, सोरगम को, राइस को, टेफ को और यैम्स को। ठीक है, ये टेफ मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। टेफ एक प्रकार की ऐसा एक ग्रास लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो होने वाला क्रॉप होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे, ये छोटे छोटे ऐसे एक दाने होते हैं, ये टेफ होता है। ये सब सारन अफ्रीका के अंदर, ठीक है, ये ग्रो करा जाता था। अब अगर हम इसके कुछ फूड को देखें तो ये कुछ आपको ऐसा हलवा टाइप देखने को मिलता है, लाइक सूजी का हलवा जैसे बन रखा हो। ओके, इसकी अगर हम हिंदी देखें तो ये हमें ये बता रहा है कि एक छोटा प्राचीन साबुत अनाज होता है। ठीक है, हमारी कंट्री का नहीं है, ये अफ्रीका का ही है, इथोपिया का है, तो वो एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, उसके अलावा यैम तो आपको पता ही होगा, यैम क्रॉप, ये होता ही है। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं रतालू की फसल। ये दिखने में स्वीट पोटैटो की तरह होता है, लेकिन ये स्वीट पोटैटो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जानवरों का पशुपालन जो करते थे यहाँ पर सब सारन अफ्रीका के अंदर रहने वाले लोग, तो वो करते थे पशुपालन शीप्स का, गोट्स का, कैटल का। ठीक है, अलग अलग इकोलॉजिकल नीश में, अलग अलग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि अलग अलग नीश में, ये सारे एक जगह पर अफ्रीका के अंदर क्यों डोमेस्टिकेट नहीं करे जा सकते थे? अफ्रीका की ज्योग्राफी दोस्तों कुछ ऐसी सेट हो रखी है, अगर आपको ज्योग्राफी के बेसिक्स पता है, इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ से इक्वेटर की लाइन भी पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी, है ना। तो पूरे साल जो अफ्रीका होता है नॉर्थ से साउथ, ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ से साउथ, वो धूप से कभी बाहर आ ही नहीं पाता, सन की रेस से कभी बाहर नहीं आ पाता, वो प्रॉपर ट्रॉपिक्स के अंदर लाई करता ही करता है। अब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें अगर एशिया में से, तो हमारे देश में से जो लैटिट्यूड की जो लाइन पास होती है डैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन अफ्रीका अगर हम उसको देखें एज अ पूरा एंटायर कॉन्टिनेंट इन टोटलिटी, तो वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों की लाइन पास होती है। तो
एक्चुअली जो एक्सटेंट है अफ्रीका का ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर वो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर नीचे आओगे तो 0 डिग्री का इक्वेटर और उसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ का जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, तो वहाँ पर आपको अफ्रीका दिखता है। तो थोड़ी बहुत वेरिएशंस होती रहती है, जैसे जो इक्वेटर के पास वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ थोड़ा सा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, थोड़ा सा आप ऊपर उससे जाओगे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर वाले रीजन में जाओगे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको जो हल्का सा जहाँ पर ये जो ट्रॉपिक्स खत्म होता है तो सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन की थोड़ी सी शुरुआत आपको देखने को ऊपर नीचे मिल जाती है। तो वहाँ पर थोड़ा सा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बदल जाता है, उस हिसाब से अलग अलग जानवर जो हैं वहाँ पर पनपते थे और अलग अलग प्रकार की जो फसलों के लिए जैसा क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको चाहिए होती हैं तो वो एक निर्धारित होती थी वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है ऐसा कि वेरियस इकोलॉजिकल नीश में आपको ये सारे प्लांट्स और एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस आपको सब सारे अफ्रीकन रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये ऐसे रीजन्स में हुई अफ्रीका में वेयर द कंसर्न्ड स्पीशीज वर नेटिव, जो मूल रूप से वहाँ की स्पीशीज जो निवासी थी जिसको अभी तक इंसान देखते थे कि हाँ यार ये घूम रहे हैं इधर उधर इन्वायरमेंट के अंदर, ये जानवर खतरनाक नहीं है, ये प्लांट्स नेचुरल तरीके से ग्रो होते हैं, तो क्यों ना हम इनको ग्रो करें और ये जो एनिमल्स हैं क्यों ना हम इनको डोमेस्टिकेट कर लें। बाद में कुछ और एरियाज में जाकर जहाँ पर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जिस जोग्राफिकल रीजन्स के मूल रूप से निवासी नहीं थे, लेकिन इंसानों ने अपनी खुद की सेटलमेंट के बारे में वहाँ पर सोचा तो उन सब का डोमेस्टिकेशन करना वहाँ पर स्टार्ट करा दुनिया के अलग अलग कोनों में। यानी कि जो एक प्लांट, जो एक एनिमल एक जगह पर मूल रूप से जहाँ का निवासी था वहाँ से उसको हटाकर इंसान जो हैं जब वो अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने जोग्राफिकल रीजन को चेंज करते हुए कहीं और जाके सेटल होते हैं तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन वहाँ पर भी करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, द न्यूलिथिक एज एंड द बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।